नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन हिंदुस्तान में और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने आखिरकार भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्हें ये बात समझ आ चुकी है कि भारत के बगैर मालदीव्स का काम नहीं चलने वाला है। चीन प्रेमी मोहम्मद मुइज़ू अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए नई दिल्ली आ रहे हैं। बता दें कि भारत और मालदीव्स के बीच लंबे समय से चल रहे तनावों के बीच मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने अभी कुछ दिन पहले ही यह दावा किया था कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भारत के साथ अपनी गलतफहमियों को दूर कर लिया है और वो जल्द ही नई दिल्ली की यात्रा पर जाएंगे। मूसा जमीर का कहना था कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के नेतृत्व वाली सरकार के शुरुआती दिनों में भारत मालदीव संबंध कठिन दौर से गुजरे, लेकिन दोनों देशों ने अब गलतफहमियां दूर कर ली है। जमीर ने अभी कुछ दिनों पहले अपनी श्रीलंका की यात्रा के दौरान ये टिप्पणी की थी। The President of the Republic of Maldives, His Excellency Dr. Mohammed Muizzu, will be travelling to India on state visit during 7th to 10th of October 2024. This will be the first bilateral visit of President Dr. Muizzu to India. As you know, he had earlier visited India in June 2024 to attend the swearing-in ceremony of the Prime Minister and the Council of Ministers. During the visit, he will also be visiting Mumbai and Bengaluru, where he will have business engagements. The visit of the President of Maldives to India, after the recent visit of the External Affairs Minister to Maldives, is testimony to the importance that India attaches to its relations with the Maldives, and the visit is expected to lend further momentum to cooperation and robust people-to-people ties between the two countries. So that was the announcement regarding ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। डीएम सविन बंसल ने तहसील सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर समाधान के लिए पहुंचे। डीएम ने एक एक करके लोगों की सभी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश भी दिए। डीएम ने बताया कि अधिकारियों को दफ्तर में समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठाया गया है। जो अधिकारी लोगों के समस्याओं को सुनकर उसका समाधान नहीं करेगा, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ड्यूटी में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द ही दोबारा जन सुनवाई कार्यक्रम किया जाएगा। जिन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, उन पर भी सवाल जवाब होंगे। हाँ, लगभग अभी हमारे पास 100 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स सुनवाई के लिए आ चुके हैं, अभी भी गतिमान हैं और इसमें हमारे ज़िले के सभी संबंधित अधिकारीगण भी उपस्थित हैं। प्रयास यही किया जा रहा है कि मौके पे ही उनका निस्तारण भी किया जाए। अगर कहीं पर टीम रवानगी की आवश्यकता है तो मौके पे अभी हम टीम भी भेज रहे हैं, और जहाँ पे रिकॉर्ड्स या फैक्ट्स कॉल करने की आवश्यकता है वो किए जा रहे हैं टाइम बाउंड तरीके से। लैंड डिस्प्यूट से लेके एनक्रोचमेंट, गंदगी, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, कंजेशन, जो हमारी सोशल सर्विसेज हैं, पेंशन्स या नगर निगम से, तहसील से कुछ प्रमाण पत्र बनते हैं, हमारे पेंशन्स लगती हैं, या फिर कहीं पर सीमांकन होता है, डिमार्केशन होता है, दाखिल खारिज होता है, उस तरह के इश्यूज़ हैं। तो सबको एप्रोप्रिएटली डील किया जा रहा है और इस तरह के जो जन संवाद हैं, चाहे वो बहुउद्देशीय शिविर हों, हमारे इस तरह के दिवस हों, जनता दर्शन के, या फिर फील्ड विजिट्स हों, ये ज़िले के सभी क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, हमारे प्रोमिनेंट टाउन्स में ये कंटिन्यू रहेगा। ये सभी अधिकारियों के मसल मेमोरी में, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में ये बात समायोजित हो जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, ऋषिकेश। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में भारतीयों को संघर्षरत देशों की गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। इसके अलावा भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को बिगड़ते सुरक्षा हालात पर भी चिंता व्यक्त की है। पश्चिम एशिया के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल का कहना है कि अभी तक इजराइल, ईरान और अन्य देशों से उड़ानें चल रही हैं। इसीलिए लोगों के पास विकल्प है कि वे अगर चाहे तो निकल सकते हैं। उनके परिवारों ने हमसे और हमारे दूतावास से संपर्क किया है, लेकिन इस समय हमारे पास कोई भी निकासी प्रक्रिया नहीं चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है, हम लोगों ने कई दफ़ा और हमारे यहाँ से उच्च स्तर पे भी हम लोगों ने इस बात को कहा है कि जो वहाँ पर अल्पसंख्यक के लोग हैं, जो माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए।
और हम चाहते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ की सरकार हमारे जो माइनॉरिटीज़ वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे और जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। जहाँ तक दुर्गा पूजा दशहरा का सवाल है, जैसे मैंने कहा कि इन प्रकार की घटनाएं जो होती हैं वो ठीक नहीं होती, अच्छी नहीं होती है। हम लोग चाहें कि दुर्गा पूजा का जो संदेश है वो बहुत एक सुखद संदेश होता है और ऐसे मौके पर हम सभी लोगों को जो दुर्गा पूजा मनाते हैं उनको हमारी तरफ से बहुत सारी विशेष शुभकामनाएं देना चाहेंगे। यहाँ पर दूसरे देशों में, दुनिया के हर कोने कोने में ये त्यौहार सबके जीवन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने एक प्रेस वार्ता कर किच्छा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और अपनी घोर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में हिंदुओं का बहुत बड़ा नवरात्रों का त्योहार चल रहा है, जो कि हर हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस समय प्रत्येक हिंदू परिवारों में फलों का भोग देवी देवताओं को लगाया जाता है। ऐसे में किच्छा उपजिलाधिकारी और किच्छा कोतवाल द्वारा त्योहार प्रारंभ होने से पूर्व ही किच्छा के समझ छोटे व गरीब व्यापारी, जो कि वर्षों से फल व दैनिक उपभोग की घरेलू वस्तुएं ठेले में लगाकर किच्छा शहर में बेचते हैं, उनको बीच शहर से उजाड़कर शहर के बाहर निकाल देना बहुत ही निंदनीय कृत्य है। परसों रात जब मैं रामलीला का किच्छा में शुभारंभ करने के लिए आया था, तब मुझे ठेले वाले जो फल बेचते हैं बेचारे सारे लोग मिले थे। तो कल भी आए थे मेरे पास। तो कल एसडीएम से गौरव और यहाँ के हमारे शहर के व्यापारी और पार्टी के लोग गए थे। ये बात हुई थी कि भी नवरात्रों तक इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। अब दुर्भाग्य ये है कि इस भाजपा सरकार का अधिकारियों का ये अधिकारी जो है कंट्रोल से बाहर हो गए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, देश की बात करती है। अब ये जानते हुए कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है नवरात्रे, और नवरात्रों में सबसे ज़्यादा बिक्री फलों की होती है। सेब, केला, हर तरह का फल लोग खाते हैं, लोग व्रत रखते हैं दिन दिन भर के। और एकाएक नवरात्रे के पहले दिन से ही, कल पहला दिन था और एकदम बुलडोजर चला दिया। फरमान जारी होगा हिटलर का, कोतवाल का और एसडीएम का। क्या यही किच्छा के मालिक हैं? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं है? उनके साथ बैठ के बातचीत नहीं हो सकती थी? क्या यहाँ विधायक नहीं है? या और लोग नहीं है? धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए सामाजिक लोग नहीं हैं? तो हालात बद से बदतर हैं। वैसे सोए रहते हैं, वसूली के अलावा पैसा चाहिए इनको, और जागते हैं तो ये नहीं देखते कि कब क्या करना है। क्या यही अगर नवरात्रों के बाद मीटिंग करते, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठते, व्यापारियों के साथ बैठते, तो कोई रास्ता निकलता? सबकी राय से कहीं ना कहीं वेंडिंग जोन बनाकर बैठा दिए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, उधम सिंह नगर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच अशोक तंवर ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। उन्हें सिरसा से कुमारी शैलजा के खिलाफ खड़ा किया गया था, लेकिन वो इस चुनाव में हार गए थे। 2 दिन बाद मतदान है, ऐसे में भाजपा के लिए ये बड़ा झटका है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने हरियाणा के वरिष्ठ और पूर्व सांसद अशोक तंवर को कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई और कहा कि हम अशोक तंवर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वागत करते हैं। हम सभी ने संविधान की रक्षा करने का प्रण लिया है। हम लगातार देश के संविधान और बाबा साहिब के सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पूर्व अध्यक्ष, जेएनयू से पढ़े हुए डॉक्टर अशोक तंवर जी का कांग्रेस पार्टी के अंदर हम लोग आज स्वागत करते हैं। और ये संविधान की एक प्रति जो हमने अशोक तंवर जी को, डॉक्टर अशोक तंवर जी को दी है, हम सब लोग जिसकी रक्षा करने के लिए हम सब लोगों ने ठाना है, हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ठाना है। हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने के लिए, राहुल गांधी जी की सोच जो समाज में सबसे पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, सबसे दबी हुई आवाज है, उसको आगे बढ़ाने के लिए
डॉक्टर अशोक तंवर जी के आने से यह प्रयास कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी जी की प्रयास और कोशिशों को और मजबूती और बल मिलेगा। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद अशोक तंवर ने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई। कुछ समय के लिए मैं बीजेपी में शामिल हो गया था, लेकिन वहां देश के संविधान और बाबा साहेब के प्रति कोई आस्था नहीं है। बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है, लेकिन राहुल गांधी ने यात्रा निकालकर लोगों को एक करने का काम किया है। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई, कांग्रेस के झंडे के तले हुई और छात्र जीवन से हमने शुरुआत करी और पिछले कुछ महीने मैं भारतीय जनता पार्टी में था। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखा पिछले कुछ महीने में, मैं समझता हूं कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के आहत भी हुए और जो एक बाबा साहब के प्रति, संविधान के प्रति जिस तरह की आस्था होनी चाहिए थी वो मुझे लगता है कि वहां नहीं है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी देश के अंदर देश को जोड़ने के लिए बाबा साहब का दिया हुआ संविधान कैसे मजबूत हो, उसके माध्यम से लोगों को अधिकार कैसे मिले, आरक्षण कैसे जिन वर्गों के लिए, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, उनको उसका संपूर्ण लाभ मिले और देश की तरक्की में, देश की खुशहाली में उनकी भी बड़ी भूमिका हो, ये हमेशा उन्होंने सपना देखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी और जो आज दूसरे दल हैं वो हम सब देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। और पिछले दिनों आपने, हमने सबने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे तमाम इस तरीके के कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी ने चलाए राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, उसने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया। लोगों के अंदर विश्वास फिर जागृत हुआ कि ये देश और मजबूती से आगे बढ़ेगा जब कांग्रेस पार्टी देश के अंदर मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।